आइए बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का 9वां क्लास करने जा रहे हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु है। जरा प्रश्न को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये है साइंस, और साइंस पढ़ा जाता है सेंस से। साइंस और सेंस इस दोनों में डिफरेंट है। साइंस का मतलब विज्ञान होता है और सेंस का मतलब दिमाग होता है। तो साइंस को किससे पढ़ा जाता है? सेंस से, मतलब कि दिमाग से। साइंस को रटना कम है, समझना ज़्यादा है, इसलिए समझिए। लिखा है सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। उष्मा मतलब हीट, गर्मी है ना। चालक मतलब जिससे चल जाए। जैसे ग्रेफाइट से, जैसे कि लोहा से बिजली चल जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो चालक हुआ। ठीक है ना। तो कहता है कि सर्वाधिक उष्मा चालक धातु है, यानी कि सबसे अधिक जो उष्मा जाता है वह किस धातु के माध्यम से? तो याद रखिएगा चांदी के माध्यम से। किसके माध्यम से? चांदी के माध्यम से। सबसे अधिक उष्मा जो जाने वाला धातु है उसका क्या नाम है? चांदी। बताइए चांदी का संकेत क्या होता है? एजी होता है। अगर चांदी का लैटिन नाम पूछ दे तो याद रखेगा इसका होता है अर्जेंटीनम। क्या होता है? अर्जेंटीनम। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है। क्या होता है? अर्जेंटीनम। बहुत अच्छा। देखिए, आप चांदी कब खरीदते हैं? जब आपको कोई अर्जेंट हो जाता है। तो आप चांदी सोना कब खरीदते हैं? जब आपके घर में किसी बेटी बेटा का शादी होता है, भाई बहन का शादी होता था, ये अर्जेंटे काम न हुआ। इसलिए याद रखिए कि चांदी का जो लैटिन नाम है क्या है? अर्जेंटीनम है। और चांदी का संकेत क्या होता है? एजी होता है। चांदी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिल्वर का। क्या कहते हैं? चांदी सोना खरीद के लाएंगे तो सील करके रखेंगे, इसलिए सिल्वर। बात समझ में आ गया? 2-4 बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे अधिक उष्मा चालकता वाला जो धातु है वो कौन सा है? चांदी। सबसे अधिक जो उष्मा चलेगा, मतलब हीट चलेगा, टेम्परेचर जो चलेगा, किस में चलेगा? चांदी में चलेगा। समझ में आया? तो फटाफट से बताइए कि चांदी का संकेत क्या है? एजी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटीनम। अब ये बताइए कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सिल्वर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पौधे के प्रकाश की ओर झुकने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जरा ध्यान दीजिए। पौधे के प्रकाश की ओर झुकने की क्रिया को, पौधे की प्रकाश की ओर झुकने की क्रिया को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ये आप लोग 9th और 10th क्लास में खूब बढ़िया तरीका से फिगर के साथ साइंस में पढ़े होंगे। कि जैसे कि रूम मान के चलिए, ये देखिए, ये अभी ये रूम है। इस रूम में आप एक पौधा लगाइए। आप पौधा लगाने के बाद ये गौर कीजिएगा, कोई लत्ती उत्ती वाला या कोई भी पौधा लगा दीजिए, वो लत्ती उधर ही निकलेगा इधर से प्रकाश आता है। बात समझ में आ रहा है? उसी को कहता है प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहता है? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन। तो बताइए, प्रकाश अनुवर्तन है ना, वो ये पौधे के प्रकाश की ओर झुकना, मतलब जिधर प्रकाश है उधर की ओर झुकने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? अब प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रकाश की ओर झुकने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। अब समझ, बताइए, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को? चलिए, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको समझने की जरूरत है, सेंस में रखने की जरूरत है। तो बताइए साइंस को किससे पढ़ा जाता है? सेंस से। ठीक है। तो अब चलिए, रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे कि रेक्टिफायर एक यंत्र है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए। बताइए एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होगा? डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। चलिए, तो देखिए रेक्टिफायर का यूज कहाँ पर क्या आता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया आता है? रेक्टिफायर का। वर्ड को देख के जरा ध्यान दीजिए आप लोग। किसका प्रयोग किया आता है? रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया आता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया आता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज किस चीज के लिए किया आता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगला है स्थिर पानी में। किसमें? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर अपने आप भाग जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है, मतलब भाग जाता है, तभी तो कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहता है क्योंकि यह मच्छरों को भगाता है। यह आंसर जो है ना आपको गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर ये होना चाहिए कि जब हम लोग
मच्छर ये पानी में मिट्टी तेल डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम जाता है और जिसके कारण से मच्छर 9 दूनी 11 हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो मच्छर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह मच्छरों को भगाता है। ये कौन आंसर हुआ? ये आंसर गलत है। आप याद रखिएगा कि पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है और जिसके कारण से मच्छर 9 दूनी 11 हो जाता है। आइए बात करते हैं हम प्रश्न पर। तो यहाँ जो आपका प्रश्न था कि स्थिर पानी में यदि मिट्टी का तेल डालेंगे, सेम प्रश्न था, अभी देखे थे आप लोग कि यदि मिट्टी का तेल हम लोग डालते हैं तो उससे क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम जाता है और जिसके कारण से उस मच्छर का जो अंडा होता है जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं, वो लार्वा क्या होता है कि उसकी झिल्ली टूट जाती है और जिसके कारण से वो हम लार्वा क्या होता है पानी में डूब जाती है, अर्थात मच्छर का वृद्धि रुक जाता है। जब वृद्धि रुकता है तो मच्छर अपने आप लगेगा कि अब लगता है मच्छर पहले से कम गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या लिख दिया है गलती कि मच्छर जो है ना भाग जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर भाग जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा कि जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है और जिसके कारण से उसकी झिल्ली टूट जाती है, लार्वा की झिल्ली टूट जाती है और जिसके कारण से उसका मच्छर का वृद्धि रुक जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो दोनों बात याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव कम जाता है या फिर लार्वा उसका मतलब डूब जाता है उसमें। बस ये दोनों बात याद रखिएगा। वैसे थ्योरेटिकल समझा करके चर्चा करके बता दिया। अब आपको आंसर गलत नहीं होगा, ये 100% तय है परीक्षा में। ऑप्शन में सट जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका कि मृग तृष्णा, जरा ध्यान दीजिए, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? यही क्वेश्चन आपको इस रूप में भी रह सकता है, मृग मारीचिका। मृग मारीचिका क्या याद रहेगा? क्या याद रखिएगा? ये भी प्रश्न रह सकता है, मृग मारीचिका बनने का क्या कारण है या मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। मृग तृष्णा बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या मृग तृष्णा नहीं रह करके मृग मारीचिका भी रह सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या दीजिएगा? ठीक है, क्या बनने की बात हो रही है? मृग का मतलब क्या होता है? हिरण। क्या होता है? हिरण। तो मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? याद नहीं हुआ? जरा ध्यान दे करके सीरियस होइए, लापरवाह मत बनिए। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होने वाली एक घटना का नाम बताइए। मृग तृष्णा बनने, मृग तृष्णा का बनना ये एक घटना हुआ या मृग मारीचिका का बनना यह एक घटना हुआ। और यह घटना क्यों होती है? तो बताइए मृग मारीचिका बनने का क्या कारण है? तो बताइए मृग मरीचिका बनने का कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना? तो बताइए कि शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, जरा प्रश्न को बोलने दीजिएगा, उस समय सूर्य का रंग नारंगी और लाल क्यों दिखता है? के कारण। अगला प्रश्न आपका है, एक और प्रश्न बताइए आप लोग। केयरलेस मत बनिए। केयरलेस मतलब लापरवाह। केयरलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह। एक प्रश्न और बताइए आप लोग कि हरा रंग में यदि लाल कपड़ा पहन के आप जाएंगे तो वह कैसा दिखेगा? अगला प्रश्न है कि प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा? उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? इसको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश का जो तरंग निर्धारित किया जाता है वो किसके आधार पर? उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अब आधार पर लगा दिए तो आप लगा दीजिए ना कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर। किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के आधार पर। किससे? तो तरंगदैर्घ्य से। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि प्रकाश का रंग जो निर्धारित किया जाता है किसके आधार पर? केवल ये बोल दीजिए ना, तरंगदैर्घ्य के आधार पर, बस ये बोल दीजिए। ठीक है ना? तो बताइए प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है किसके आधार पर? प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रश्न को आप लोग 2-4 बार जल्दी से रटिए। आइए स्पेक्ट्रम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे?
स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर सबसे ऊपर में एक बात बताइए, आप जो है सो पैर में अलता लगाते हैं, हाथ में अलता लगाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर में यहाँ पर क्या लगाते हैं? सिंदूर। तो सिंदूर का कलर क्या होता है? इसलिए याद कर लीजिए कि स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? लाल। समझ में आ गया ना? अभी देखिए सबसे ऊपर में क्या लगाए हुआ है? लाल। लाल लगाए हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर क्या होता है? लाल। लाल रंग होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किसका बना हुआ होता है? ठीक है, ये भी प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? ठीक है ना? देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो बना है वो रेशम और कांच से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? देखिए ऑप्टिकल का मतलब ये समझ लीजिए कि आप किसी कॉल पर गए और आपको कोई टोक दिया, मतलब ऑप्टिकल मतलब किसी कॉल पर ऑफिस के टाइम में गए, ऑप से ऑप्टिकल में, तो देखिए याद हो जाएगा। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल से याद रख लीजिए। ऑप मतलब ऑफिस में आप थे और कॉल पर आप गए, तो उसको आपको वो टोक दिया, तो टोक दिया तो आप बोलेंगे कि का रे हमको क्यों टोका तुम? क्या बोलिएगा? का रे हमको क्यों टोका तुम? तो का रे, तो का से हो गया आपको रेशम, का से हो गया कांच, और रे से हो गया रेशम। तो बताइए ऑप्टिकल मतलब ऑप से ऑफिस हो गया, और ऑफिस के टाइम में कॉल पर जाएगा तो कोई टोक देगा आपको, यानी कि ऑप्टिकल मतलब टोक देगा। तो इसलिए ऑप्टिकल किसका बना होता है? क्या बोले? ठीक, क्या बोले? तो का से क्या हुआ? का से कांच, रे से क्या हुआ? चलिए अगला प्रश्न है जो कि पीछे क्लास में भी आया था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। बताइए न्यूटन ने कितने गति नियम दिए हैं? गति के 3 नियम दिए हैं। तो बताइए यह कौन सा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तृतीय। यह तृतीय गति नियम है। यह कौन सा गति नियम है? ठीक है, अब बताइए कि यदि हम बंदूक से आपको मारते हैं तो बंदूक हमको पीछे की ओर धक्का देता है, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू हो रहा है? पीछे तृतीय लग गया। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्रिया किए उसका विपरीत प्रतिक्रिया की है। मतलब हम जो गोली छोड़े था आगे छोड़े, उसका विपरीत हमको पीछे धकेल दिया। गोली कभी चलाया था कैसे? यहाँ पर कंधा पर रख के चलाया था, यहाँ पर जैसे ही चलाएगा तो धक्का मारेगा इसमें, इसलिए इस पर रख के चलाया था ऐसे करके। अगर ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाए तो उसका कुछ भी प्रतिक्रिया हो सकता है आपका, क्योंकि वो फोर्स के साथ ना पीछे धकेलता है, कंधा में इसलिए यहाँ पर धक्का लगता है ना। तो राइफल जो चलाया था सब ऐसे चलाया था, इसे रख करके, कभी देख लीजिएगा आप लोग। बाकी जो छोटा थिनाटा होता है या आपको जो सब क्या कहते हैं सबको उतना याद भी हमको नहीं है, पिस्तौल जिसको बोला जाता है, तो वो सब जो आपको ऐसे भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो होता है आपको वो सभी पकड़ के चलाया था, लेकिन उसमें बहुत फोर्स लगता है। AK-47 जो रहता है, हाँ जो भी हो, बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न को जरा समझने पर ध्यान दीजिए, बात समझे। तो बताइए कि बंदूक जब चलाते हैं तो उस समय हमको पीछे की ओर जो धक्का देता है, न्यूटन का कौन सा नियम है? क्योंकि तृतीय गति नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब भी आप क्रिया कीजिएगा ना उसका विपरीत, जैसे हम आपको कोई अच्छाई वाला काम कर रहे हैं और आप मेरे साथ धोखाधड़ी वाला काम कर रहे हैं, आपको कौन सा नियम लागू हो रहा है? तृतीय। ये यहाँ पर नहीं समझाने के लिए उसे बोले आपको, हम बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा आप लोग कि न्यूटन का तृतीय गति नियम जो है वह प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है। और न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो आपको जड़त्व नियम भी कहते हैं, और उस गति नियम को हम लोग जड़त्व नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम और बताइए कि जड़त्व नियम के बारे में अब एक बात बताते हैं। जब हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और जब गाड़ी एकाएक जो है सो रुक जाती है, तो रुक जाने के बाद हम किधर गिरते हैं? आगे की ओर। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है? जड़त्व का नियम। बहुत अच्छा। अब बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको इसके पीछे सार्वत्रिक भी लगा देता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो फंसना नहीं है, बस गुरुत्वाकर्षण देखना है। गुरुत्वाकर्षण जहाँ हो वहाँ पर आप न्यूटन मार दीजिएगा, ठीक है ना? क्या मार दीजिएगा? न्यूटन। देखिए तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछे किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। तो बताइए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक न्यूटन ही होता है। क्या होता है? न्यूटन ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शीशा में, किसमें? शीशा में प्रकाश का वेग क्या होता है?
शीशा में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो देखिए अभी प्रकाश का वेग उस टाइम में हम बताए थे, तो वो हम बताए थे आपको निर्वात में बताए थे, सबसे अधिक होता है। जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताए थे। लेकिन यहाँ पर शीशा में बता रहा है, तो शीशा में 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। शीशा में कहेगा तो क्या होगा? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वही अगर आपको निर्वात में कहेगा तो क्या होगा? 3 लाख प्रति सेकंड। पहले इस पर सेट कर लीजिए। अगर निर्वात में कहेगा तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रहा है? जब निर्वात में कहेगा तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जब शीशा में कहेगा तो हो जाएगा 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो बताइए, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल कहे, इसका प्रकाश का वेग कहेगा या चाल कहेगा तो क्या होगा? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कहेगा शीशा में प्रकाश का वेग क्या होगा? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है टेलीविजन। बताए थे आपको आज के पहले क्लास में पहला प्रश्न आया था कि टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बताइए आप। टी और वी फॉर V4 है। वैन, बिल्कुल सही बात। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। देखिए याद रखिएगा कि J.L. बेयर्ड कैसे याद रहेगा कि देखिए टेलीविजन अब कहीं दिखाई पड़ता है आपको? नहीं। देखिए लेकिन एक जगह दिखाई पड़ता, मतलब एक जगह होगा। कहाँ होगा पता है? ये होगा जेल में। कहाँ होगा? जेल। क्योंकि जेल में तो सभी के पास मोबाइल देता नहीं, मोबाइल तो अलाउ ही नहीं रहता है। आप गेट तक ही मोबाइल ले जा सकते हैं, इसके बाद आपको मोबाइल मिल भी नहीं करेगा। अगर आपको बात करना है तो आप वहाँ पर जो पुलिस दरोगा है उसको कहिए, वो आपको बात कराएगा, वो भी समय से कराएगा, सप्ताह में 1 दिन। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा सोच लीजिए कि अगर टेलीफोन जो होगा ना, तो वो टेलीफोन समझिए कि सिपाही के पास होगा, उस सिपाही सबको कहेगा कि ठीक है यहाँ पर तुम बात कर लो। ठीक है, तो याद रखिए कि टेलीफोन कहाँ पर होगा? टेलीविजन कहाँ पर होगा? जेल में। ठीक है, देखिए ये टेलीविजन है। अब हम अभी बात जो कर रहे हैं वो टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं टेलीफोन पर इसलिए कि आपको याद रहेगा। वैसे टेलीफोन का आविष्कारक भी बताए थे। टेलीफोन का आविष्कारक जो था उसका नाम था ग्राहम बेल। कौन था? ग्राहम बेल। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि जब पहले फोन हम लोग करते थे तो बिल देना पड़ता था ना, इसलिए याद रखिएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? और टेलीफोन से कहीं बात करने के लिए जाते थे तो हम ग्राहक बन के जाते थे ना। क्या बन के जाते थे? ग्राहक। इसलिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए बैटरी का आविष्कार किया है वोल्टा किया है। किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा फर्क समझ लीजिए आप लोग। बताइए, तो अभी पूछते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहक नहीं बोलेगा, ग्राहम बेल ने। और इसका ट्रिक क्या हुआ? ग्राहक बन के जाएंगे, वो भी हुआ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? और इसमें क्या दिए हैं कि टेलीविजन कहाँ पर देखेंगे हम लोग? जेल में। और जेल में बेल का इंतजार करेंगे, इसलिए बेयर्ड हो जाएगा, तो जेल बेयर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कहता है एक अंतरिक्ष यात्री है पृथ्वी तल मतलब क्या? ये धरती पर पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र के तल पर, मतलब कि आप लोग सुने होंगे कि चंद्रमा पर कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए गए, ऐसा पता है आप लोगों को? हाँ, चंद्रमा पर जमीन कुछ लोग खरीदे हैं, घर भी कितना लोग बनाए वहाँ पर। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर, मतलब चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। प्रश्न को समझे कि नहीं पहले ये बता दीजिए आप लोग। तो इधर ध्यान दीजिए, लिखा है कि एक व्यक्ति है जो धरती पर की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकता है। छलांग मतलब कूद सकता है। अभी प्रश्न समझे? ऐसा क्यों? तो क्योंकि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है चंद्र तल पर, वो पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है। बताइए अति अल्प का मतलब क्या हुआ? कम होता है, बहुत कम। अति मतलब बहुत और अल्प मतलब कम, यानी कि अति अल्प का मतलब बहुत कम, यानी कि पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है बहुत ज्यादा होता है, वही चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? समझ लीजिए, प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं आपको। मान के चलिए अभी आप कूदिए, जब आप अभी कूदते हैं तो आप अधिक छलांग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कूदते हैं तो धरती में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है,
तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या, जो आकर्षण करने का बल, खींचने का बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब जाते हैं तो वो जैसे ही आप कूदते हैं कि वो आपको नीचे खींच लेता है, जिसके कारण से आप अधिक छलांग नहीं लगा पाते हैं। लेकिन वही चंद्रमा पर यह देखा गया कि यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर छलांग लगाता है तो पृथ्वी पर जितना लगाता है उससे कहीं ज्यादा लगाता है छलांग, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत कम है, अति अल्प है। अभी भी कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं बता दीजिए आप लोग। तो बताइए कि अधिक छलांग कहाँ पर लगाएगा? चंद्रमा पे। क्यों लगाएगा? कम है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, अति अल्प। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है? बहुत कम है। और कहाँ पर ज्यादा है? देखिएगा कि एथलीट जो होता है, बताए थे कल एथलीट का मतलब, एथलीट मतलब खिलाड़ी लोग जो बॉल फेंकता है तो वो बॉल तुरंत नीचे आ जाता है। लेकिन वही अगर चंद्रमा पर जाएगा तो तुरंत नीचे नहीं आएगा और बहुत ऊपर तक जाएगा। तुरंत नीचे नहीं आएगा मतलब जैसे ही ऊपर जाएगा तभी तो नीचे जल्दी नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो बताइए अब आप लोग जो है ये प्रश्न समझे कि नहीं समझे? चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीष्म काल का मतलब गर्मी के समय में हमें सफेद कपड़ा पहनना खूब अच्छा लगता है और सलाह भी देता है। क्यों? तो वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि सफेद वस्त्र जो होता है वह ताप का अवशोषण कम करता है और काला वस्त्र जो होता है ताप का अवशोषण बहुत ज्यादा करता है। यदि आप गर्मी के समय में काला कपड़ा पहनिएगा तो गर्मी बहुत ही ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो नकाब जो ये सब लगाते हैं, तो ये जो नकाब अगर पहन के गर्मी में जाएंगे तो समझिए अंदर में जो है ना पसीज जाएगा, मतलब आलू के जैसे सीज जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये याद रखिएगा कि यदि सफेद वस्त्र पहनने का सलाह दिया जाता है तो क्यों दिया जाता सलाह? क्योंकि सफेद वस्त्र जो है ताप को मतलब टेम्परेचर को अपने तरफ जो कम खींचता है, आकर्षित करता है। लेकिन काला जो है वो ज्यादा खींचता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। बात समझे? अवशोषण का अंग्रेजी क्या होता है? एब्जॉर्ब। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। अगला प्रश्न है, बताइए आप लोग एक प्रश्न कि ग्रीष्म काल में हम लोगों को सफेद कपड़ा पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? रुकिए, उजला कपड़ा मतलब सूर्य का तापमान कम आकर्षित करता है। बिल्कुल सही बात है कि उजला कपड़ा जो है वह तापमान को कम अपनी तरफ खींचता है, यानी कि अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहां आणविक गति बंद हो जाती है? जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि परम ताप का वह शुरुआती बिंदु क्या है, ठीक है ना, जहां आणविक गति बंद हो जाती है। तो परम शून्य। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहां आणविक गति बंद हो जाती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहां आणविक गति बंद हो जाती है? तो परम शून्य। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को जरा आप लोग रटिए। चलिए, तो परम ताप का वह शुरुआत बिंदु जहां पर सभी आणविक गति क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय वस्तु क्या है? जरा ध्यान दीजिए, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय वस्तु। प्रश्न समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए, ये जो पहने हुए हैं, ये अभी जितना पतला आप देख रहे हैं, इससे भी पतला कोई अगर बनाने की जरूरत होती। जैसे देखिए यहाँ पर ये कितना पतला तार है, देख रहे हैं? तो वही है, अगर लोहा में इतना पतला कीजिएगा तो वह टूट जाएगा, चांदी में कीजिएगा तो वह टूट जाएगा। लेकिन सोना ही एक ऐसा धातु है तो आप पतला से पतला चादर भी उसको आप बना सकते हैं। तो वही बात कह रहा है कि तार खींचने के लिए सबसे योग्य और नमनीय धातु जो है वो कौन सा है? तो वह सोना है। क्या है? सोना है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? सबसे पतला से पतला आप निकाल सकते हैं। किस में से? लोहा में से, चांदी में से, सोना में से, किस में से? सोना में से। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे आघात वर्धनीय धातु कहेगा तो वो भी आपको सोना ही होता है। सबसे तन्य कहेगा वो भी आपको सोना ही होता है। तन्य मतलब जितना आप तान सकते हैं उसको तानिए, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो बताइए, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? लैटिन नाम ऑरम होता है। क्या होता है? ऑरम। और इसका संकेत क्या होता है? एयू होता है। ठीक है, चलिए। विद्युत धारा का, अब देखिए एक प्रश्न, ये भी एसपीडी का प्रश्न है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो क्या है? देखिए, सबसे अच्छा जो सुचालक है वो चांदी है। मतलब कि यदि आप जैसे तार में आप पंखा लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो तार जो रहता है वो क्या चीज़ का रहता है? तांबा का और एल्युमिनियम का। सही बात है। लेकिन अगर आप चांदी का लगाइएगा ना तो सबसे बेस्ट बिजली के लिए, मतलब कि विद्युत को चालन करने के लिए सबसे बेस्ट चांदी को माना जाता है।
बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। अब बताइए कि Ag का लैटिन नाम क्या होगा? लैटिन नाम पूछ रहे हैं। अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना। और इसका अंग्रेजी क्या होता है? सिल्वर होता है। अगला प्रश्न है कि घरों में बिजली जो हम लोग लगाते हैं उससे संबंधित है। घरों में लगी बिजली के मीटर क्या चीज़ है? मीटर विद्युत के व्यय का रिकॉर्ड जो करते हैं। देखिए मीटर तो समझते हैं, बिजली का मीटर। घरों में लगे बिजली के मीटर, इसको सीधे हटा दीजिए। बिजली का मीटर याद रखिए, बिजली का मीटर होता है, उसमें विद्युत खर्चा होता है ना, डेली यूज करते हैं ना, पंखा में, बल्ब में, हीटर में, आयरन में, जो कुछ में वही। तो वही व्यय मतलब क्या होता है? व्यय मतलब खर्च। व्यय मतलब और व्यय का उल्टा आय। आय का उल्टा व्यय, व्यय का उल्टा आय। तो वही है, विद्युत जो व्यय होता है मतलब खर्च जो होता है, तो मीटर में क्या होता है? उसी का रिकॉर्ड पूरा रहता है ना कि आप कितना खर्च किए हैं। नहीं समझ में आया मेरा बात? तो वही कहता है कि वो जो खर्च का रिकॉर्ड रहता है वो किस में रहता है? तो KWH में। आज अपने अपने घर जाइएगा जब आप लोग, तो आप लोग मीटर में देखिएगा, उस पर लिखा होगा KWH। किस पे लिखा होगा? मीटर पर नहीं, उसमें अंदर में जो हाँ उसमें जो लाइट जली हुई रहती है उसमें KWH, इतना KWH खर्चा हुआ है 1 महीना में, पूरा पता चल जाएगा आपको। आज देख ही लीजिएगा आप लोग, क्यों देखने से क्या होता है? वो चीज़ परमानेंटली याद हो जाएगा। तो KWH की चर्चा पहले भी किए थे। KWH यूनिट में कहता है ना कि इतना यूनिट खर्चा हुआ है, तो याद रखिएगा KWH यूनिट में। और किलोवाट घंटा, इसका हम फुल फॉर्म बताए थे आपको पीछे। के से W से, H से घंटा, किलोवाट घंटा। अगर आपसे पूछे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक याद रखिएगा। किसका मात्रक है? क्योंकि विद्युत भी एक ऊर्जा ही है ना। ऊर्जा का बहुत सारा मात्रक होता है, जैसे ऊर्जा का मात्रक 1 जूल भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक अगर बात करें तो वो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। और बिजली जो खर्च होता है मीटर से, घरों में लगे बिजली में जो यूज करते हैं उसमें जो मीटर लगी होती है उसमें जो विद्युत का खर्च होता है वो किस में इंडिकेट रहता है? किलोवाट घंटा में। शॉर्ट में क्या लिखे बोलेंगे? अब लगता है प्रश्न समझ में क्या? हमको तो लगता है परमानेंटली सेव हो गया होगा आपके मेमोरी में। लिखा है कि एक फ्यूज तार का उपयोग जो किया जाता है वो आपको अत्यधिक धारा प्रवाह। फ्यूज तार का जो उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, कुछ अधूरा है। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेंटिंग। देखिए प्रश्न में जैसे भी कहीं भी मिले आपको रेडियो कार्बन डेंटिंग, तो उसका आंसर आराम से आप मार दीजिएगा जीवाश्म। समझ लीजिए रेडियो कार्बन डेंटिंग क्या है। आप इंटर के हिस्ट्री में या साइंस में पढ़े होंगे C14, कार्बनिक, जिसको कार्बन 14 विधि कहते हैं। कार्बन 14 विधि को ही हम लोग रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि कहते हैं। और इससे होता क्या है जरा समझ लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा। धरती के नीचे जैसे कि कोई सामान उखड़ता है, खनन के बाद कोई सामान निकलता है, तो निकलने के बाद हम लोग उसकी आयु ज्ञात करते हैं ना। हम लोग बोलते, किसी सामान को देख के बोलते हैं, लगता है कि सामान, कोई साइकिल ही खरीदते हैं आप लोग, तो आप अनुमान लगाते हैं ना, लगता है कि साइकिल ज़्यादा चढ़ा हुआ नहीं है, या फिर कोई ख़राब साइकिल है तो हम कहते हैं कि लगता है साइकिल का यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। आप ऐसा अनुमान लगाते हैं ना। तो क्या नीचे की वस्तु जो खनन होकर के निकलती है, क्या मुंह से ही अनुमान लगा लेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको ये तो किताब में दिखाना होता है, इसलिए परफेक्ट बताना होगा ना। इसलिए परफेक्ट बताने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो कार्बन 14 विधि का। किस विधि का? और उसे ही हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि। क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि। तो बताइए रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि जो प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त मतलब प्रयोग करना, जरा ध्यान दीजिए पर, प्रयुक्त मतलब प्रयोग करना। तो ये रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि जो प्रयुक्त की जाती है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। वही ना आपको बताया कि इसकी आयु कितनी है या कितनी पुरानी है, तो उम्र ही हुआ ना वो। तो जीवाश्म का मतलब क्या होता है? धरती के नीचे से जो प्राप्त होता है खनन के बाद, उस सभी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। नहीं समझ में आया? धरती के नीचे से जो भी प्राप्त होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपको यही हुआ, जीवाश्म ही हुआ। बात समझ में आ रहा है? कोई मंदिर उखड़ गया, कोई लोहा उखड़ गया, वो क्या कहलाएगा? जीवाश्म कहलाएगा। कोई जानवर का हड्डी उखड़ गया, क्या कहलाएगा? मतलब धरती के नीचे से जो उखड़ा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, जो खनन पदार्थ है उसे हम लोग जीवाश्म कहेंगे। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? दूसरा रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि। कौन सी विधि है? फिर से बोलिए। बताइए रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब है प्रश्न आ गया एक,
जो अभी चर्चा के दौरान हम बताए थे, ये प्रश्न आ गया, जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। जब बंदूक से गोली दागी जाती है, क्या अभी चर्चा किए थे बंदूक के बारे में? जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देता है, बताए थे ना, जरा वर्ड पर ध्यान दीजिए ना। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। तो कहता क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या यही ने बताए थे? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम? तृतीय गति नियम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब बंदूक छोड़ते हैं हम लोग, क्या छोड़ते हैं? बंदूक। कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको आप लोग रट लीजिए कि यह तृतीय गति नियम क्या है, रटिए इसको, रटिए। फिर से रटिए। तो बताइए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है? यह तृतीयक नियम है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि अगर बंदूक से, ये रॉकेट की अगर बात करें, हाँ रॉकेट पर जरा चर्चा करते हैं। रॉकेट कभी गया तो आप लोग देखें, जिसको गांव घर में कहता है गुम्मा जहाज, क्या कहता है? क्योंकि उससे साउंड नहीं आता है। और रॉकेट जो चलता है तो उसमें पंखा भी नहीं रहता है। तो बताइए जब पंखा भी नहीं आता तो चलता कैसे? गैस से। वही तो बताइए, उसमें धुआं रहता है, बताइए आप लोग। गैस से चलता है। कौन गैस रहता है उसमें? हीलियम गैस, बताइए। हीलियम में गैस रहता है। तो याद रखिएगा कि वहाँ भी आपको न्यूटन का तृतीय गति नियम ही लगता है, क्योंकि अभी जो हम अभी गैस छोड़ने की बात बताए थे, ठीक वही बात वहाँ पर है। यानी उसमें जो गैस भरा रहता है वो जितना तेजी से गैस छोड़ेगा उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बताइए विपरीत काम हो रहा है कि नहीं? गैस छोड़ रहा है पीछे और बढ़ रहा है आगे, तो प्रत्येक क्रिया तो इधर हो रहा है। क्रिया ये हो रहा है कि गैस छोड़ रहा है, और प्रतिक्रिया हो रहा है कि उसको धकेल रहा है। तो बताइए यहाँ पर न्यूटन का तृतीय गति नियम लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? किसमें? रॉकेट में, ठीक है ना। तो चलिए बताइए अब कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो थोड़ा पीछे की ओर धक्का देती है, वह कौन सा मतलब आपको नियम है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। बोलिए, क्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर है। क्रिया मतलब कोई काम किए आप, उसका जैसे कि आप हमको वो गाली दिए, हम उसको जवाब में दूसरा गाली दिए, तो आप जो गाली दिए वो पहले आप दिए, जो काम पहले होगा वो क्रिया हुआ, और जो बाद में हुआ प्रतिक्रिया हुआ। क्योंकि प्रति का मतलब होता है के बदले में, प्रति मतलब क्या होता है? के बदले में। तो देखिए आप पहले वो गाली दिए, उसके बदले में हम दूसरा गाली दिए, तो वो हो गया आपको क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। तो बताइए रॉकेट में पहला काम हुआ गैस छोड़ने का, और दूसरा काम हुआ आगे बढ़ने का। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए बोलिए आप, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए तो देखिए जरा ध्यान दीजिए कि जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तुमको बताए थे उस टाइम में हम सूर्य से निकलने वाला, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है किस क्रिया के दौरान? नाभिकीय संलयन के दौरान। और यहाँ पर ठीक उल्टा है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन कब होता है? जरा ध्यान दीजिए, विखंडन कब होगा? जब बम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बम का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी भारी नाभिक के टूटने से, जब बम का यूज करेंगे तो टूटबे करेगा ना। आप एक डब्बा में बम फोड़िए, डब्बा क्या होता है? वही बात है कि एक भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं। मतलब एक भारी नाभिक अगर टूटेगा तो दो छोटा नाभिक बनेगा, तो विशाल मात्रा में क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा कि जब भारी का नाभिक टूटेगा तो उससे कितना जो है सो आपको छोटा दो छोटा नाभिक बन जाएगा। जब भारी नाभिक टूटेगा तो कितना नाभिक बन जाएगा? दो छोटा नाभिक बन जाएगा। और जब दो छोटा नाभिक बन जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? ऊर्जा। अरे एक बात बताइए, जब देखिएगा कोई पत्थर पर आप ठोकते हैं तो पत्थर ठोकेगा तब कौन ऊर्जा निकलती है? प्रकाश ऊर्जा निकलता है ना। तो उसी तरह से मतलब कि जब बमबारी हम लोग करते हैं, भारी नाभिक को जब तोड़ते हैं तो दो छोटे नाभिक में टूट जाएंगे, और टूटने के बाद बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा। तो इसी टूटने को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, क्योंकि खंडन होता है तो उसे हम विखंडन कहेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि निकट की वस्तु नहीं दिखने पर, जब निकट की वस्तु, चलिए बताएंगे आप लोग कि निकट की वस्तु, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। क्या नाम है? दूरदृष्टि दोष। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे अंधा, तो
तो अंधा का मतलब क्या हुआ, वो देखेगा नहीं देखेगा ना। तो देखिए यहाँ दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि दूर का वस्तु नहीं देखेगा। निकट का दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ दूर का नहीं कि दूर का नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ ठीक उसका उल्टा है, वो जो दृष्टि दोष का है वो वही उधरे देखेगा। नहीं समझ में आया? जैसे हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष तो वह दूर का ही देखेगा और निकट का नहीं देखेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जब कहेंगे निकट दृष्टि दोष तो निकट का ही देखेगा लेकिन दूर का नहीं देखेगा। एक चीज क्लियर हुआ? अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि निकट की वस्तु को नहीं देखने पर कौन सा दोष होगा? समझ में आया? समझ में आ जाएगा तो दिमाग से बाहर हो। फिर अगर कोई इंसान है जो दूर की वस्तु को नहीं देखता है, तो निकट बात समझे कि नहीं समझे? उल्टा संबंध है। अगला प्रश्न है कि मैडम क्यूरी का संबंध किससे है? तो रेडियो एक्टिविटी से है। किससे है? रेडियो एक्टिविटी से। ये प्रश्न पहले पढ़े थे, है ना? रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया है? तो मैडम क्यूरी ने किया है। बताइए कि मैडम क्यूरी जो है आविष्कारक था, उल्टा दिया है। इसको ऐसे आप लोग याद कीजिएगा कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? देखिए रेडियो के प्रति एक्टिव कौन रहेगा? मैडम सब रहेगी, ठीक है ना? रेडियो के प्रति एक्टिव कौन रहेगी? मैडम सब। इसलिए याद कर लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी के खोज जो है वो किसने की है? मैडम क्यूरी ने की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। बताइए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो बताइए सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमता है? पृथ्वी घूमता है, याद रखिएगा। तो कहता है कि पृथ्वी जो है, ये सूर्य जो है, सॉरी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए ग्रह जो है ना वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कारण है? क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। ठीक है। ये प्रश्न समझाना पड़ेगा कि समझ गए? तो बताइए कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? अच्छा बताइए तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया है? न्यूटन ने किया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका आ गया कि ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमता है। अच्छा पहले बताइए ग्रह घूमता है कि सूर्य घूमता है? ग्रह घूमता है। तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। बताइए पृथ्वी पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है कि चंद्रमा पर? पृथ्वी पर न है, तभी तो चंद्रमा पर ज्यादा छलांग लगता है, पृथ्वी पर कम लगता है। नहीं समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका कि परम ताप जो मापा जाता है, क्या मापा जाता है? परम ताप जो मापा जाता है वो किस स्केल पर? किस स्केल से? तो केल्विन स्केल से। परम ताप किससे मापा जाता है? केल्विन स्केल से मापा जाता है। तो बताइए केल्विन स्केल से कौन सा ताप मापा जाता है? परम ताप मापा जाता है। केल्विन स्केल से कौन सा ताप मापा जाता है? तो परम ताप मापा जाता है। ठीक है। केल्विन स्केल से कौन सा ताप मापा जाता है? चलिए अब बताइए कि मिली बार स्केल से क्या मापा जाता है? ठीक है। तो परम ताप जो मापा जाता है वो केल्विन स्केल से। उसे भी ताप का मतलब केल्विन होता है, उसी से हम लोग याद रखेंगे कि परम ताप मापा जाता है केल्विन स्केल से। और वायुमंडलीय दाब का मतलब बार होता है, इसलिए मिली बार वाला हम लोग याद रखेंगे। तो इसलिए दाब जो मापा जाता है किससे? तो मिली बार स्केल से। समझ में आ गया प्रश्न? तो चलिए नाभिकीय संलयन देखिए आ गया। तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। देखिए अब एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या कहता है कि संलयन के लिए, किसके लिए? नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है वो हम क्यों नहीं माने कि संलयन होता है? ये बात सही है, क्योंकि यहाँ हम देख लिए कि संलयन की क्रिया में किसकी जरूरत होती है? अत्यधिक तापमान की। तो अत्यधिक तापमान सूरज में है कि नहीं है? है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि सूरज में जो ऊर्जा निकलती है किस क्रिया के माध्यम से? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए आप लोग? तो यही बात लिखा है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस नाभिकीय अभिक्रिया में ताप की जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है। वही बात कह रहे थे, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की, इसको कट कर दीजिए स्थिति, ठीक है ना, इसको भी कट कर दीजिए। तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए याद रखिए कि सूरज में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊर्जा जो निकलती है कौन क्रिया के माध्यम से? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। अब आपका अगला प्रश्न है
कि आणविक संगठन के द्वारा, किसके द्वारा, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। अब ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप लोग रट करके याद कीजिए कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको आप लोग रट के याद। आपका अगला प्रश्न है कि इसको याद कर लिए आप लोग, याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। बेलनाकार लेंस की चश्मे किसको दिया जाएगा, किस व्यक्ति को, तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए। याद रखिए कि बेलनाकार, तो आप लोग याद रखिएगा कि बेलनाकार लेंस के चश्मे जो दिए जाते हैं वो किस व्यक्ति को दिया जाएगा, तो दृष्टि वैषम्य है ना को दूर करने के लिए। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा कि बेलनाकार लेंस जो उपयोग किया जाएगा तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए, दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए। हाँ, इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। अब ये प्रश्न पहले से भी आपको पता होगा, पढ़े थे थर्मोस्टेट का काम, फ्रिज में यूज किया जाता है। तो कहता है किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास तक बनाए रखता है। पढ़े थे हम लोग कि हम लोग फ्रिज में थर्मोस्टेट का यूज क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो ताप को नियंत्रण करने के लिए, ताप को निर्धारित करने के लिए वह टेम्परेचर को और वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से अनुकूल बना करके रखता है। कौन, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। देखिए इसको याद कर लीजिए, इसको ये याद कीजिए कि थर्मोस्टेट का काम क्या है, तो ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। याद कीजिए थर्मोस्टेट का काम क्या है, ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। थर्मोस्टेट का काम क्या है, ताप को एक निश्चित परास के भीतर हमें बनाए रखना। मतलब कि फ्रिज में जो थर्मोस्टेट इसलिए लगाता है कि वह वातावरण के अनुकूल जो है वह टेम्परेचर को अनुकूल करके रखता है, संतुलित करके रखता है। बात समझ गए, थर्मोस्टेट का काम यही है। अगला प्रश्न है अम्लयुक्त शीशा, अम्लयुक्त शीशा संचायक बैटरी। देखिए अम्लयुक्त संचायक शीशा बैटरी मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा बैटरी जिसमें अम्ल का यूज किया जाता है। तो बताइए बैटरी में कौन सा अम्ल का यूज किया जाता है, सही बात है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक का। कहता है कि अम्लयुक्त शीशा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ रखते हैं, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए। सही बात है, अगर बैटरी में भी शॉर्ट सर्किट लगता है, अगर बैटरी शॉर्ट कर जाएगा तो वो बैटरी फिर आपको काम नहीं आएगा। तो वही बात बताता है कि अम्लयुक्त शीशा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो शॉर्ट सर्किट तो मत इतना याद रखिएगा जो घेरे हैं, शॉर्ट सर्किट से बैटरी को बचाने के लिए। मतलब हम लोग अम्लयुक्त शीशा संचायक बैटरी जो होता है ना, उसके बाहरी सतह को हम लोग साफ क्यों रखते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। हाँ, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो बताइए एक दो प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि ग्रीष्म काल में हम सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों देते हैं, कौन, क्योंकि सफेद वस्त्र तापमान को कम अवशोषण करता है। अब ये बताइए कि परम ताप जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है, वो केल्विन स्केल से मापा जाता है। अब ये बताइए दाब जो मापा जाता है किस स्केल से, मिलीबार स्केल से, ठीक है। अब बताइए रेडियो कार्बन डेटिंग जो प्रयुक्त किया जाता है वो किस चीज में, तो जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है, सोना है। तो बताइए सोना का संकेत क्या होता है, AU। अब बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर किसका बना हुआ होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ट्रिक बताए थे, ऑप्टिकल फाइबर जो बना होता है का से हो गया आपको, का से कांच हो गया और रे से रेशम हो गया, ठीक है। तो बताइए कि हम लोग धरती पर और चंद्रमा की यदि बात करें तो कहाँ पर अधिक छलांग लगेगा, चंद्रमा पर। क्यों लगेगा चंद्रमा पर अधिक छलांग, क्योंकि चंद्रमा पर बहुत कम है, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग कि निकट की वस्तु यदि किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, इसका मतलब कौन दोष है, किसी को दूर का वस्तु नहीं दिखाई। चलिए अब ये बताइए कि रेडियो एक्टिविटी के खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। अब बताइए कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक नोटिफिकेशन जब दबाते हैं, शेयर करते हैं तो मेरा मेहनत ऊपर हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक शेयर हो, हर बच्चा तक मेरा मेहनत पहुँचे।